हेलो गाइस, वेलकम टू स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़। और ये है चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है बच्चों, अब इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का क्विक रिवीजन करने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में कुछ नहीं पढ़ना, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि आपको कंजर्वेशन के बारे में पढ़ना है और कुछ इक्का दुक्का जो चीज़ें जैसे कि इंडियन फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एक्ट और JFM है ना, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कुछ इक्का दुक्का चीज़ें जहाँ पर मैं आपका हाईलाइट करवाऊंगा। इस वीडियो का इंटेंशन ये है कि आप लोग क्विकली रिवाइज कर सको, प्लस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको तो एटलीस्ट ना छोड़ो। ठीक है, तो अब देखो जैसे कि अगर हम बात करें इस चीज़ की फ्लोरा एंड फौना की, तो फ्लोरा एंड फौना में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स एंड फौना मतलब होता है एनिमल, ये आपको पता है ऑलरेडी। और इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनमें डिप्लीशन हो रहा है। इसका मेन रीज़न क्या है? इनसेंसिटिविटी टू आवर इन्वायरमेंट। दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू इनसेंसिटिविटी टू आवर इन्वायरमेंट। ये 2015 का एक क्वेश्चन था कि क्यों इसमें ये लोग जो फ्लोरा एंड फौना है डिक्लाइन होते जा रही है। काफ़ी हमारे देश में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी या रिच, इमेंस रिच एंड डाइवर्स फॉर्म ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज़, यानी प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी, रिच डाइवर्सिटी है ना, अलग अलग फॉर्म्स, वो उसका मतलब होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब इनका कंजर्वेशन की डिमांड कब निकली? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की डिमांड कब निकली? ये बेसिकली 1960s और 1970s के टाइम में हमने ये फील करा कि हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए और जो बायोलॉजी है हमारे देश की, दुनिया, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है ये भी ध्यान रखो। कंजर्वेशन प्रिजर्व्स इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम लाइक वाटर, एयर एंड सॉइल। इट ऑल्सो प्रिजर्व्स जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट। कंजर्वेशन मतलब जब हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट लाइफ की बात करते हैं तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन, जेनेटिक डाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन। ठीक है, तो उसका हम प्लांट्स और एनिमल्स की जेनेटिक डाइवर्सिटीज का प्रोटेक्शन की बात करते हैं। 1960s और 1970s में ये पहली बार डिमांड उठी जब पहली बार 1972 इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लॉन्च हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट आप लोगों को याद होनी चाहिए। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है देख लीजिए, एक सेकेंड थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं या तो देखो दिस इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लॉन्च हुआ था। इसमें क्या हुआ, एंड ऑल इंडिया 1960 से 70s के बीच में हमने कुछ कदम उठाए। सबसे पहला तो यही था इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। दूसरा, एक ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज वर ऑल्सो पब्लिश्ड। एक ऐसी एक लिस्ट प्रोटेक्टेड स्पीशीज की लिस्ट पब्लिश हुई कि जिन स्पीशीज को किल करना या हानि पहुंचाने में लीगल इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। दूसरा, द थ्रस्ट ऑफ प्रोग्राम वाज टुवर्ड प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज जो बची कुची पॉपुलेशन है, ऐसी स्पीशीज की जो कि खतरे के रेंज में है, उनकी को बचाना इसका एक मेन एम था। इसमें देखो क्या हुआ, हमने The thrust of program was toward protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitats and restricting trade in wildlife. ठीक है, और इसके अलावा हमने कुछ और भी चीज़ें करी, जैसे कि अगर आप ध्यान देंगे सब्सिक्वेंटली सेंट्रल एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसमें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाए गए। तो देखो जो 1960 और 1970 में सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए उस दौरान, सबसे पहले 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हुआ। ठीक है, दूसरा, एन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज लॉन्च हुई। तीसरा, थ्रस्ट ऑफ प्रोग्राम वॉज टू प्रोटेक्ट रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। तीसरा, इस चौथा जो हो जाएगा, बाय रेगुलेटिंग और बाय बैनिंग द hunting and selling of वाइल्ड लाइफ। हंट करना और उनको सेल करना उसमें बैन कर देगा। इसके अलावा कई सारे हमने स्पेशल प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट वन हॉर्न राइनोसरस, कश्मीरी स्टैग जिसको हम हंगुल भी कहते हैं, और क्रोकोडाइल जैसे घड़ियाल के लिए भी एक प्रोजेक्ट निकाला गया कि ऐसी स्पीशीज़ इनकी जो डेंजर जोन में आती हैं उनको हम
इंडेंजर्ड जोन में आती है उनको हम बचा सकें। ठीक है, इसके अलावा एशियाटिक लॉयन, इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, काला हिरण, सलमान खान याद आ जाएगा, है ना। तो ये सब बाकी चीज़ें हमने देखा। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर को कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ना है। जो चीज़ है कि प्रोजेक्ट टाइगर हमने बेसिकली 1973 में लॉन्च हुआ था ये प्रोजेक्ट। ठीक है, सो द प्रोजेक्ट टाइगर, वन ऑफ द वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन इन वर्ल्ड, वाज लॉन्च इन 1973। इसमें क्या था कि जो हमने हमारी 100 साल के अंदर अंदर जो टाइगर की पॉपुलेशन थी दैट वाज 55,000, वो कम होके 1827 पहुंच गई थी, बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। बेसिकली टाइगर का जो ट्रेड होता था वो होता था टाइगर की स्किन के लिए, या फिर उसकी बोन्स का यूज़ होता था फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स। ठीक है, तो इस चीज़ को बैन कर दिया गया और इससे प्रोजेक्ट टाइगर से हमारे टाइगर, देश की टाइगर पॉपुलेशन को बहुत फ़र्क पड़ा, काफ़ी बढ़ गई उनकी तादाद इंडिया में। बस ये याद रखना 1973 में इसको लॉन्च किया गया था और इसके लिए लॉन्च करने वाले कुछ नेशनल पार्क्स के नाम: कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, राजस्थान में सरिस्का, आसाम में मानस, पेरियार इन केरला। ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स बनाए गए थे उस टाइम पर। ठीक है, सो द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। सिर्फ कुछ एनिमल्स का ही नहीं, बायोडाइवर्सिटी यानी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पर ही ये फोकस है। इसके अलावा बाद में वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 में एक नोटिफिकेशन पास हुआ जिसमें 1980 और 86 में क्या करा गया, बटरफ्लाइज, मॉथ्स या बीटल्स, वन ड्रैगन फ्लाई, इन सब को भी इस लिस्ट में इंक्लूड करा गया। बटरफ्लाई को बचाने, मॉथ्स बचाने, बीटल्स को बचाने के लिए, कीड़ों को बचाने के लिए, राइट, वन ड्रैगन फ्लाई। तो इस तरीके से 1991 में फर्स्ट टाइम प्लांट्स और ऑल्सो एडेड टू दिस लिस्ट। 1991 में इस लिस्ट में प्लांट्स को भी इंक्लूड करा गया। ठीक है, ये याद रखना 1972 में एक ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया जिसमें एक ऑल इंडिया प्रोटेक्टेड लिस्ट बनाई गई। 1980 और 86 में इसमें बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बीटल्स को भी इंक्लूड करा, 1991 में प्लांट्स को भी इंक्लूड करा गया। इसके अलावा हमारे देश में फॉरेस्ट को 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट वो हो गए जो कि बहुत ही वैल्यूएबल गवर्नमेंट में की नज़र में है और उनमें किसी प्रकार का पेड़ को काटना या छेड़खानी करना इज अ पनिशेबल ऑफेंस। So reserve forests are regarded as most valuable as far as the conservation of forest and wildlife resources are concerned. ये इंडिया के जितना टोटल फॉरेस्ट रिजर्व है उसका 50% हमारे देश में रिजर्व फॉरेस्ट है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर 1/3 यानी 33.33% लगभग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। इनको फॉरेस्ट ऐसा ज़मीन जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनको प्रोटेक्ट करता है बेसिकली नॉर्मली, जहाँ पर कोई भी फर्दर उसमें कटान, जितना डिप्लीशन हो गया उससे अब डिप्लीशन नहीं करने दिया जाएगा, वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है। अनक्लास फॉरेस्ट ऐसा हो गया जो कि गवर्नमेंट का वेस्ट लैंड या फॉरेस्ट है जो कि कुछ गवर्नमेंट को बिलोंग करता है, कुछ प्राइवेट को बिलोंग करता है, ये अनक्लास फॉरेस्ट में आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में जो फॉरेस्ट एरिया आता है परमानेंट फॉरेस्ट, दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो मध्य प्रदेश का जो टोटल एरिया है उसमें 75% एक्चुअली फॉरेस्ट है। बाकी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, केरला, आंध्र प्रदेश बाकी के भी हैं इस तरीके से। ठीक है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, की किस तरीके से फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करा जाए और कैसे हम कम्युनिटी का यूज़ कर सकते हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो इसके लिए कुछ कम्युनिटीज़ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है भाई लोग। सो लाइक कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री। हमने क्या करा हमारे देश में, वी ऑफन इग्नोर दैट इंडिया फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू सम ट्रेडिशनल कम्युनिटी। सो हाउ कैन वी यूज कम्युनिटीज इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो जैसे कि इन सरिस्का टाइगर रिजर्व इन राजस्थान, विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। विलेजर्स ने माइनिंग को के खिलाफ आवाज़ उठाई सरिस्का टाइगर रिजर्व्स में। बल्कि दूसरी जगह पर क्या हुआ था, इन मैनी एरियाज villagers themselves are protecting habitats and explicitly rejecting government involvement. The inhabitant of 5 villagers in Alwar district of Rajasthan, 5 गांवों ने अलवर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में 1200 हेक्टेयर ऑफ ज़मीन को एक अपनी लोकल सैंक्चुरी बना दिया, भैरव देव डाकफ सैंक्चुरी
5 गांवों ने 1200 एकड़ की भूमि को, हेक्टेयर की भूमि को अलवर डिस्ट्रिक्ट में भैरव देव डाक ऑफ सॉन्क्चुरी के नाम से एक प्रोटेक्टेड लैंड बना दी, खुद का, सरकार ने नहीं बनाया, वहीं के लोगों ने। दे सेट देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन विच डू नॉट अलाउ हंटिंग, प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट द आउटसाइड इंक्रोचमेंट। ये कम्युनिटी का यूज है। एक हो गया सरिस्का टाइगर रिजर्व, एक हो गया अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इसके अलावा चिपको मूवमेंट, थर्ड पॉइंट, लोकल लोगों ने उत्तराखंड के हिमालयाज में चिपको मूवमेंट की शुरुआत करी गई, जिसमें डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ आवाज उठाई उन लोगों ने। लोकल लोगों ने दे यूज टू हग द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कटिंग। इसके अलावा फार्मर्स एंड सिटीजन ग्रुप्स लाइक बीज बचाओ आंदोलन इन टेहरी उत्तराखंड में, नवदन्या, ये सब इन लोगों ने केमिकल, सिंथेटिक केमिकल्स का यूज कम करने से को, नवदन्या यानी ऐसी चीज़ों का, बीज बचाओ आंदोलन यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स कम करो और हम लोकल फर्टिलाइजर्स और लोकल तरीकों से क्रॉप का प्रोडक्शन करो। ये इस तरीके से कम्युनिटीज़ का यूज़ करा गया किसमें, आपके कंजर्वेशन में। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट JFM, JFM का मतलब होता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का स्टार्ट हुआ था 1988 में। यार डेट्स याद रखना, 1972 में हमारा इंडियन फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एक्ट पास हुआ था। 1980s के टाइम में उसमें बटरफ्लाई, मॉथ और बीटल को इंक्लूड करा गया था। 1991 में उसमें प्लांट्स की स्पीशीज़ को भी इंक्लूड करा गया था। 1988 में JFM को क्या बोलते हैं आपका इंट्रोड्यूस करा गया। ठीक है, 1988 में आपका JFM क्या था? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, जिसमें कम्युनिटीज़ का इंक्लूड कर गवर्नमेंट और कम्युनिटीज़ ने पार्टनरशिप करा। द प्रोग्राम हैज़ बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988। उड़ीसा पास द फर्स्ट रेजोल्यूशन, सबसे पहले उड़ीसा ने पास किया। JFM डिपेंड्स ऑन फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेज इंस्टीट्यूशन दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़। इसके लिए वन पंचायत जैसी चीज़ें बनाई गई। वन पंचायत यानी जिसका काम था कि वनों की देख रेख करना। So local village institutions undertake protection activities mostly in degraded forest land management. In return, इसके बदले लोकल लोग अपने गांव की आसपास के जंगलों की देखरेख करते हैं। इसके बदले में उन कम्युनिटीज़ को कुछ नॉन टिम्बर या कोई जो ऐसी चीज़ जो यूजफुल चीज़ है फॉरेस्ट से, वो लेने की अनुमति होती है। ठीक है, इस तरीके से फॉरेस्ट मैनेजमेंट का यूज़ करा गया। JFM एक बहुत सक्सेसफुल चीज़ थी और आज भी ये चल रहा है। द क्लियर लेसन फ्रॉम द डायनामिक्स ऑफ ग्रोथ, एनवायरनमेंट और डिस्ट्रक्शन, ये तो चलो ठीक है। इसके अलावा कुछ कम्युनिटीज़ का पेड़ों के से स्पेशल रिलेशन, लाइक सेक्रेड, जिसको सेक्रेड ग्रोव्स भी कहते थे वो लोग, यानी पूजा, जिस पेड़ों में वो लोग भगवान को पूजते थे, जैसे कि मुंडाज और संथाल कम्युनिटी ऑफ छोटा नागपुर रीजन महुआ के पेड़ को पूजते थे और कादम्बा के पेड़ को पूजते थे, जिससे की वजह से उसको काटना अलाउड नहीं था। ट्राइबल्स ऑफ उड़ीसा एंड बिहार यूज टू वर्शिप टैमरिंड, इमली और मैंगो के पेड़ को पूजते थे, जिसकी वजह से उसको काटना अलाउड नहीं था। इसके अलावा कुछ अलग अलग एरिया के लोग जंगली जानवरों को भी बहुत वो मानते थे सैक्रेड, जैसे कि विश्नोई कम्युनिटी इन राजस्थान, ब्लैक बग, जिसको सलमान खान का जो केस चल रहा है आप लोगों को पता ही है, नील गाय और पीकॉक, वो इस तरीके की ये विश्नोई कम्युनिटी इसको वो बहुत मानती थी सैक्रेड, जिसकी वजह से इनको कोई भी हार्म करेगा तो ये उस चीज़ को एक सेंटिमेंटल हर्ट मानते थे। ठीक है, तो ये चैप्टर इजी है, आसान है, आप लोग कर लेंगे, राइट। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स नॉट फॉर टुडे। इसके बाद और वीडियोज़ आ रही हैं, देखते रहना।